नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। लोकसभा चुनाव को अभी अच्छा खासा समय है, यानी कि बहुत ज्यादा समय भी नहीं, बहुत कम समय भी नहीं। लगभग 6 महीने जितना तो कम से कम समय बाकी है। लेकिन अभी से कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उसके लिए फील्डिंग लगाना नेताओं ने शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी अलग अलग सीट के मामले में उम्मीदवारी को लेकर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में सबसे चर्चित नाम और लोकसभा के विषय में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर जो सुर्खियों में बने हुए हैं वो नाम है संजय राउत। वहीं संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सामना के संपादक हैं और इस समय शिवसेना के मीडिया का फेस वहीं बने हुए हैं। संजय राउत इस समय राज्यसभा में है। कई सारे मुद्दों को लेकर वो अपनी बेबाक राय कैमरे के सामने रोज सुबह को रखते हैं। उनके ऊपर ईडी ने केस भी दर्ज किया है और इस समय बेल पर बाहर है। ऐसी खबरें आ रही हैं और अटकलों का बाजार तेज है कि संजय राउत ईशान्य मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईशान्य मुंबई, जहां इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज कोटक पिछले चुनाव में जीते हैं। यह वही सीट है जहां से किरीट सोमैया का पत्ता काटा गया था, बीजेपी के कद्दावर नेता का। और ये वही सीट है जहां पर एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पहली बार कोई मुंबई से सांसद चुनाव जीतकर आया था, संजय दीना पाटिल। ईशान्य मुंबई को इसीलिए एक ऐसी सीट माना जाता है जहां पर इस समय के विपक्षी नेता यानी कांग्रेस एनसीपी ऐसा मानते हैं कि यह सीट जीती जा सकती है। और अब इसी सीट पर संजय राउत चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा तेज है। खुद संजय राउत ने इस बात को नकारा नहीं है, बल्कि यह कहा है कि यदि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो मैं इस बारे में जरूर कुछ विचार करूंगा। यानी कि संजय राउत भी इन अटकलों से किनारा नहीं कर रहे हैं। उनका घर भी ईशान्य मुंबई में है, भांडुप में, यानी कि वो लोकल कैंडिडेट भी बन सकते हैं। क्या संजय राउत ये चुनाव लड़ेंगे या फिर संजय राउत राज्यसभा से लोकसभा में आ सकते हैं? संजय राउत को लोकसभा सीट पर चुनाव में उतारने के पीछे का गणित क्या है, इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित। वैभव जी, 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। ये जो खबरें आ रही हैं, खबरों का बाजार तेज है, आपको क्या लगता है ऐसा होगा? देखिए, असंभव कुछ नहीं है राजनीति में, और महाराष्ट्र की राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये 2019 से हम देखते आ रहे हैं। पहले एक अलायंस के रूप में शिवसेना बीजेपी चुनाव लड़ी, नेचुरल अलायंस के रूप में। फिर एक विपक्ष, जैसे उस समय बीजेपी कहा करती थी अननेचुरल अलायंस है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का। फिर वो अननेचुरल अलायंस टूट के फिर वापस नेचुरल अलायंस जो बना। फिर उसके बाद एक और अननेचुरल अलायंस जिसे बीजेपी कहा करती थी नेचुरली करप्ट पार्टी है, वो ज्वाइन हो गई बीजेपी में और शिवसेना के साथ, शिंदे के साथ। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र जो है, ये अमूमन ये ऐसा कहा जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ से बीजेपी के 3 विधायक है, 2 शिवसेना के विधायक है, एक अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के। लेकिन यहाँ से अगर लीड की बात करें तो बड़ी लीड मिलती थी बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मनोज कोटक को बड़ी लीड मिली थी। उससे पहले किरीट सोमैया को भी बड़ी लीड मिली थी। लेकिन
जब से ये अलग हुए हैं तब से वहां के दोनों विधायक जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। खुद उनके भाई विधायक है, संजय राउत के भाई वहां के विधायक है, और शिवसेना के पास वहां पर एक बेस है। क्यों? चूंकि अब अलायंस में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहली बार ऐसा होगा कि वो लोकसभा चुनाव भी अलायंस में नहीं लड़ेंगे। ऐसा अभी तक तो यही नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से जो, अगर हम विक्रोली और भांडू वेस्ट की जो बात करें, तो अगर हम लीड की बात करें 2019 लोकसभा में, तो एक बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी के कैंडिडेट ने लीड ली थी और यहाँ पर शिवसेना के विधायक थे। तो और एक जो सीट है समाजवादी पार्टी के पास, तो अगर अलायंस, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के रूप में भी अगर हम देखें तो 3-3 सीटों का विभाजन है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से शिवसेना कमजोर है। शिवसेना के दबाव की वजह से ही किरीट सोमैया को बीजेपी ने दोबारा मौका नहीं दिया था और मनोज कोटक को वहां से मौका दिया था। तो और जब से अलग हुए हैं क्या नाम है उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे, तब से लेके अभी तक शिवसेना को एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेस की जरूरत है पूरे मुंबई में, क्योंकि उनके पास राहुल शेवाले जैसे भी नेता जा चुके हैं, गजानन कीर्तिकर जैसे भी नेता जा चुके हैं। तो अब वो एक स्ट्रॉन्ग फेस के साथ चुनाव लड़ सके, जिसके पीछे कैडर मोबिलाइज हो सके। वो कैडर मोबिलाइज अगर होती है उनके साथ, तो निश्चित तौर पे चुनाव बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन चुनाव जो है, जो नैरेटिव जो बनता है 2024 का, अगर वो इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए में के बीच में बनता है, तो जनता किसे चुनेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन संजय राउत का चुनाव लड़ना उत्तर ईशान्य मुंबई से, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। उनका खुद का गृह क्षेत्र भी ऐसा माना जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बताइए कि संजय राउत अगर लोकसभा चुनाव के मैदान में कूदते हैं, देखिए अगर वो चुनाव के मैदान में नहीं है तब भी सुर्खियां देते हैं, अगर वो चुनाव के मैदान में आएंगे तब भी उनको अच्छी खासी सुर्खियां मिलेगी। तो प्रचार के हिसाब से शिवसेना को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, संजय राउत मौजूदा स्थिति में बीजेपी शिवसेना के फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं। नंबर 2 के नेता माने जाते हैं शिवसेना में। ये वही नेता है जिन्होंने महाविकास आघाड़ी के लिए पिचिंग किया था। उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बनाने में उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी। तो शिवसेना के लॉयलिस्ट में एक इमेज है संजय राउत की कि ये ठाकरे परिवार के प्रति लॉयल है। ये ठाकरे परिवार के प्रति लॉयल है, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा से अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहेंगे और मौका और शिवसेना को भी एक जो मीडिया कवरेज जो मिलनी चाहिए वो इनके होने की वजह से मिलती है। इस वजह से मैं नहीं मानता कि संजय राउत के चुनाव लड़ने से इनके शिवसेना को कोई नुकसान है। उल्टा विपक्षी दल को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सबकी नजरें भी है वो संजय राउत पर ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने डिटेल में हमसे बात की और हमारे साथ बहुत सारी जानकारी शेयर की। तो दोस्तों, संजय राउत लोकसभा के चुनाव में ईशान्य मुंबई से मैदान में उतरेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। शिवसेना सोचती है कि इससे उन्हें लाभ होगा। बहरहाल देखना यह है कि क्या वाकई में शिवसेना को राज्यसभा के सांसद को लोकसभा में चुनाव में लड़वाने की, उतारने की जरूरत पड़ती है या नहीं। एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।